हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसमें मैं कवर कर रहा हूं एनसीईआरटी की 6th क्लास की हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक। इससे पहले का जो वीडियो था आप लोगों ने देख लिया होगा। मुझे उम्मीद है कि उसमें बहुत सारी जानकारी आपको मिला होगा। तो ये उसी किताब की ये आप लोगों के सामने सेकेंड चैप्टर है। जो सेकेंड चैप्टर है उसका नाम है यहाँ पर आरंभिक मानव की खोज में। तो अब ये चैप्टर क्या है, इस चैप्टर में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई है हमें, जैसे कि आखेट, खाद्य संग्रह में भोजन उत्पादन जो होता था, कैसी कैसी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती थी, ये सारी जानकारी हमें इस चैप्टर में मिलेगी। तो देखिए, यहाँ पर एक बच्चा है जिसके मन में बहुत सारे कौतूहल सवाल आते हैं। तो इसमें जो बच्चा है उसका नाम है तुषार। तुषार है जो कि रेल से यात्रा कर रहा होता है। तो यात्रा के दौरान वो बहुत सारी चीज़ों को देखता है। जैसे कि आप जब कभी खिड़की के सामने बैठते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। आप पेड़ पौधे देखते हैं, आसमान को देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, नदियाँ देखते हैं, जानवरों को भी देखते हैं। तो कौतूहल होता है कि जब यहाँ पर हमारे आज के समय में जो गाड़ियाँ चल रही है, जो व्हीकल्स चलते हैं, ये पहले नहीं थे, तो लोग किस प्रकार से यात्रा करते होंगे। ये सारे सवाल तुषार के मन में आता है। तुषार अपने चाचा से पूछता है तो उसे बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं और बहुत सारे सवालों के जवाब उसे नहीं मिलते हैं और वो कौतूहल में लगा रहता है। तो देखिए, अब हम इसी क्रम में कुछ ऐसी चीज़ों को देखेंगे जो इस टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर है कि मानव आरंभिक जब हुआ था, मानव का जीवन आरंभ हुआ था, तो अधिक से वे इधर से उधर घूमने के लिए किस प्रकार के संसाधनों का उपयोग करते थे। तो हम यहाँ पर उन लोगों के बारे में जानते हैं जो कि इस महाद्वीप में 20 लाख वर्ष पहले रहा करते थे। मतलब आज से 20 लाख वर्ष पहले जो लोग रहते थे, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस प्रकार के नाम से पुकारा जाता था। मतलब आखेटक खाद्य संग्रह या संग्राहक से क्या तात्पर्य है यहाँ पर, तो आखेटक खाद्य संग्रह या संग्राहक से यह तात्पर्य है कि जो लोग हंटिंग करते थे, शिकार करके भोजन का संग्रह करते थे, इस प्रकार के लोगों का यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो उन्हें इस नाम से जाना जाता था। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे, चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल, कंदमूल, पत्तियाँ, अंडे, इन सभी को वो इकट्ठा करते थे और इकट्ठा करके क्या करते थे, वो इनका संग्रह करते थे। फिर यहाँ पर आखेटक खाद्य संग्रह जो समुदाय के जो लोग थे, वे एक दूसरे पर क्या करते थे, वो विचरण करते थे, एक दूसरे पर भी निर्भर रहते थे। वो इस प्रकार से कई कारण हैं जो कि यहाँ पर हमें कौतूहलवश जानने को मजबूर कर देते हैं। और भी तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आप जब आएंगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी कि इसमें से बहुत सारे जो पेड़ पौधे होते थे वे जहरीले भी होते थे, उनसे कई प्रकार के अन्य जानकारियाँ भी उन्हें मिलती थी। तो धीरे धीरे उन सभी लोगों ने जो आज से 20 लाख हज़ार वर्ष पहले जो रहते थे, जिन्हें हम आदि मानव कहते हैं, उन सभी लोगों ने धीरे धीरे इस प्रकार के शोध किया और शोध करने के बाद ऐसी बहुत सारी उन्हें जानकारियाँ प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जो आखेटक थे, वे जो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते थे, तो उसके कई कारण हुआ करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। जैसे कि आप भी आज के समय में क्या करते हैं, आपको यदि कोई ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और शहर में आप जाते हैं तो किसी न किसी काम के लिए ही जाते हैं आप। तो सेम उसी प्रकार से जो पहले के जो लोग थे, जो आदि मानव कहा जाता था उन्हें, वे भी उनके मुख्यतः 4 कारण यहाँ बताए गए हैं जिसकी वजह से ये जो आखेटक समूह है ये एक जगह से दूसरी जगह जाया करता था। उसमें से जो पहला कारण है वह यह है कि अगर वे एक स्थान पर कई दिनों तक रहते थे तो क्या होता था कि उस स्थान की जो पेड़ पौधे हैं, फल है, जानवर है, ये सभी समाप्त हो जाते थे। क्यों हो जाते थे? क्योंकि वो जब रहते थे वहाँ पर तो वे सभी उसका उपयोग करते थे, कंज्यूम करते थे, और कंज्यूम करने के कारण वे सारी चीज़ ख़त्म हो जाया करती थी एक जगह पर। दूसरा कारण इसमें बताया गया है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशियों जो होते थे, वे जब चारा खाते थे तो चारा खाते खाते, घास फूस खाते खाते वहाँ पे ख़त्म हो जाया करती थी। और जब वो ख़त्म हो जाया करती थी तो उनको फिर से नए घास की रिक्वायरमेंट होती थी, तो उसको चराने के लिए वे एक जगह से दूसरे जगह पर भी जाया करते थे। ऐसा भी इसमें बताया गया है। और फिर इसमें जो तीसरा कारण है वो बताया गया है कि
पेड़ पौधे में जो फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते थे। जैसे कि कहीं पर सर्दी होती थी, कहीं गर्मी होती थी, कहीं बरसात होती थी। तो अलग अलग सीज़न में अलग अलग वहाँ की जोग्राफी लोकेशंस के आधार पर अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे होते थे। तो वे इन्हीं चीज़ों के शोध में अपनी दिनचर्या को, अपने जीवन शैली को और सुदृढ़ बनाने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह घूमा करते थे। और इसमें चौथा कारण बताया गया है, वो है पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं है। तो ये क्या करते थे, ये पानी की तलाश में, झरनों की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह भी ये विचरित किया करते थे। तो इसमें हमें ये मिलता है कि ये मोस्टली वहाँ पर रहते थे जहाँ पर पानी का सोर्स ज़्यादा रहता था, जैसे नदियों, झीलों और जितने भी यहाँ पर सोर्सेस है वहाँ पर ये लोग घर बना करके रहते थे। इसलिए यदि आप अगर वर्तमान में देखेंगे 2020 के समय काल में, अगर आप नज़र घुमाएंगे विश्व के मैप में, तो आप देखेंगे कि जितने भी मेजर बड़े स्टेट्स हैं, जितने भी मेजर बड़े सिटीज़ हैं, वो ज़्यादातर नदियों के या समुद्र के किनारे बसी हुई हैं। जैसे कि अगर मुंबई की बात करेंगे आप, तो वो खुद समुद्र के किनारे है। दिल्ली की बात करेंगे तो यमुना नदी के किनारे है वो। तो मेजर जो शहर हैं वे सभी कहाँ पर है, वे नदियों के, झीलों के किनारे पर बसे हुए हैं। फिर यहाँ पर उससे फ़ायदा ये भी होता है नदियों के किनारे बसे होने से कि उनको आवागमन के लिए संसाधन मिल जाता है। वे पानी में चलाने के लिए वोट बना लिया करते थे, या लकड़ी के गट्टों के सहारे वे एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। तो ये सारे तरीके थे उनके, जो कि जिस समय व्हीकल्स अवेलेबल नहीं था, ट्रांसपोर्ट के संसाधन निर्मित नहीं हुए थे, उस समय वे लोग इन सभी चीज़ों का उपयोग करते थे। तो देखिए, अब यहाँ पर एक फिर से सवाल आता है मन में कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है हमें। तो ये सवाल है, एक 6th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे से पूछा जाएगा तो वो अपनी कौतूहलवश बहुत सारी जानकारियाँ देगा। तो जब हम बात करते हैं कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, तो इसके लिए क्या होता है कि जो हमारे पुरातत्वविद हैं, जो आर्कियोलॉजी की सर्वे की जो टीम होती है, जो रिसर्च करते हैं, वे बताते हैं कि ऐसी बहुत सारी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहकों द्वारा किया गया है। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए होंगे। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। तो पहले के जो मानव थे वे क्या करते थे, वे भिन्न भिन्न प्रकार के हथियार बनाते थे। उन हथियारों को बनाने के लिए वे पत्थरों का इस्तेमाल करते थे, वे लकड़ियों का इस्तेमाल करते थे, वे हड्डियों का इस्तेमाल करते थे। वो हड्डी इंसानों की भी हो सकती थी और वे हड्डी जानवरों की भी हुआ करती थी। तो वे सभी इनके माध्यम से नुकीलेदार हथियार बना करके इस्तेमाल करते थे। फिर इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने में किया जाता था, हड्डियों और मांस काटने में भी इनका उपयोग किया जाता था। इवन जो पेड़ की जो छाल हुआ करती थी, उन छालों को छीलने के लिए जानवर हुआ करते थे, जानवरों के खाल को उतारने के लिए भी इन सभी हथियारों का इस्तेमाल किया जाता था। फिर कुछ के साथ हड्डियाँ ऐसी होती थी जिनमें एक मुट्ठी टाइप बना होता था, जैसे कि हम एक वो देखते हैं, एक्स देखते हैं या कुल्हाड़ी कह सकते हैं। आप देखेंगे उसमें एक बहुत बड़ा सा हत्था लगा होता है। तो ये जो हत्था लगा होता है, तो पहले के जो आदि मानव थे वो क्या करते थे, वे लकड़ियों का इस्तेमाल करते थे। दूसरी जगह वो क्या करते थे, हड्डियों का भी इस्तेमाल करते थे। वे इन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करके उसके मुट्ठे बना लिया करते थे। तो ये उनको मदद किया करती थी। और इसके साथ साथ लकड़ियों का इस्तेमाल जो था वो ईंधन के रूप में भी करते थे, और ईंधन के रूप में करते थे इसके साक्ष्य इस प्रकार से मिलते हैं कि ऐसे कई जगह सोर्सेस है जहाँ पर शोध करने के बाद वहाँ पर जली हुई लकड़ियों के कोयले प्राप्त हुए हैं। तो उसके माध्यम से भी ये जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, जो डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम में आप अगर लेफ़्ट साइड देखेंगे और राइट साइड देखेंगे, दो तरह के यहाँ पर डायग्राम बने हुए हैं। तो जब लेफ़्ट साइड वाला अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आप पाते हैं कि यहाँ पर एक ऐसा हथियार है जो पत्थर का है, और उसके माध्यम से ये किसी पेड़ की जड़ को खोद करके कुछ निकाला जा रहा है। और जो दूसरा आप तस्वीर देख रहे हैं, इसमें क्या है कि जो जानवरों की खाल है उससे वस्त्र बनाने के लिए उसमें छेद करके इसको सिलाई करने की कोशिश की जा रही है। तो ये दो हथियार हैं जो कि इसका इस्तेमाल किया गया है। फिर यहाँ पर आप जब देखें कि रहने के लिए निर्धारित जो जगह हुआ करती वो किस प्रकार की हुआ करती थी, तो ये आप डायग्राम देखेंगे मानचित्र 2 में। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पे जो
डायग्राम है इसमें कई प्रकार के संकेतक दिखाए गए हैं। तो जो यहाँ पर येलो कलर, यहाँ पे आप जो ट्राइंगल देखेंगे, ट्राइंगल को यहाँ पर जो बताया गया है, ये बताया गया है यहाँ पर पूरा पाषाणकालीन पूरा स्थल को, मतलब इसे हम पैलियोलिथिक एरा के जो समयकाल है उसे कहेंगे हम। यहाँ पर आखेटक संग्रह किया करते थे, मतलब शिकार करके यहाँ पे जो लोग थे वो क्या करते थे, संग्रह किया करते थे। तो यहाँ आप देखेंगे इस पूरे डायग्राम में कि इस डायग्राम में बुर्जहोम है, मेहरगढ़ है, फिर कोल्हीड हरा है, फिर महागढ़ा है, भीमबेटका है, अलग अलग इसमें जगह है जिसको मैं आपको समझाते जाऊंगा जैसे जैसे हमारी डायग्राम के बारे में इंफॉर्मेशंस आएंगी। तो देखिए यहाँ पर कुछ जगह है जिसमें हमारे आज के जो इतिहास है और आज से वर्षों पहले के इतिहास में दोनों को रिलेट करके पता किया जाता है कि कैसे यहाँ पर इंसानों का इवोल्यूशन हुआ है। इवोल्यूशन मतलब मानव का प्रादुर्भाव हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जब हम भीमबेटका की बात करते हैं तो यहाँ पे आप जो देखेंगे तो इस प्रकार के जो डायग्राम है ना, ये शैल चित्र कहलाते हैं। तो ये शैल चित्र जो है वो कई जगह ऐसे गुफा हैं जहाँ पर ये शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। तो ये जो शैल चित्र है, इन इस प्रकार का जो शैल चित्र है हमें मुख्यतः जो भोपाल है, जो कि मध्य प्रदेश की राजधानी है, तो उसके यहाँ पर जब आप आते तो उत्तर दक्षिण की दिशा में यहाँ पर एक विशेष प्रकार का गुफा है जिसे हम भीमबेटका कहते हैं। तो उस गुफा में इस प्रकार के शैल चित्र पाए जाते हैं जिसे हम रॉक शेल्टर के नाम से भी जानते हैं, और यह एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। चलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो भोपाल के पास भीमबेटका बना हुआ है ये किस वर्ष यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्र इस प्रकार से बनाया गया है कि एक जानवर है उसको पीछा करते हुए एक इंसान को बताया गया है। तो ये चित्र यहाँ पर बनाया गया है, और ये देख रहे हैं आप, ये जो तस्वीर है ये भीमबेटका का एक प्रकार से तस्वीर है, ये उसके रॉक शेल्टर्स का, पहाड़ों को काट करके बनाया गया है। और इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं कि किस प्रकार से ये जो भीमबेटका है ये एक तरीके से यूनिक बना हुआ है, तो देखिए ये जो भीमबेटका है यहाँ पर पत्थरों के औजार बहुत ही अच्छे तरीके से बने हुए हैं, और इन स्थानों पर जो है उद्योग स्थल कहा जाता था इन पत्थरों की वजह से, क्योंकि पत्थरों को काट करके तोड़ करके इन सारी चीज़ों को बनाया गया है पहले के आदि मानव के द्वारा। और आमतौर पर यह एक ऐसी जगह है जहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों के टुकड़े मिलते हैं, छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े मिलते हैं। इसके बाद यहाँ पर टूटे फूटे टुकड़े भी मिलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि लोग इन स्थानों पर कुछ ज़्यादा समय तक भी रहा करते थे, और ऐसे स्थानों को ये लोग आवासीय स्थान या फिर उद्योग स्थान भी कहते थे, इन सारे स्थानों को। और जो भीमबेटका की अगर मैं बात करूँ तो ये एक प्रकार से विशेष प्रकार से आवासीय पूरा स्थल है, जो कि यहाँ पर जो आदि मानव थे वो यहाँ पर रहा करते थे। इन गुफाओं में विशेष प्रकार की कंदराएं भी हैं, स्थल भी है। इसी वजह से यहाँ पर धूप, हवा, बारिश हर तरह से संरक्षण प्राप्त हुआ करता था। इसलिए ये इतना ज़्यादा विशेष है, जभी तो इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। और ये जो गुफाएं हैं ये प्राकृतिक गुफाएं हैं पूर्णतः। ये गुफाएं विंध्य और दक्कन के जो पर्वतीय इलाके हैं वहाँ पर ये बसी हुई हैं, और इसे हम नर्मदा घाटी के पास भी इसे कह सकते हैं कि ये नर्मदा घाटी के पास भी स्थित है ये। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि पूरा स्थल क्या होते हैं। तो देखिए जब हम बात करते हैं कि पूरा स्थल के बारे में, तो पूरा स्थल उन स्थानों को कहते हैं जहाँ पर औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तुओं का अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था, और बाद में वे उन्हें वहीं पर छोड़ के चले गए। फिर क्या हुआ कि वे ज़मीन के ऊपर अंदर, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी समुद्र में, कभी नदियों में के तल में पाए गए, बहकर चले गए। इन पूरा स्थलों के बारे में अगले अध्याय में हम बहुत सारी विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे इसके आने वाले चैप्टर में। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर कि पाषाण औजार का निर्माण कैसे होता है। तो देखिए यहाँ पर हम जब बात करते हैं कि पाषाण औजारों का निर्माण कैसे होता है, तो ये बेसिकली दो प्रकार से इसका निर्माण किया जाता है। एक होता है पत्थर से पत्थर को टकरा करके, या दूसरा होता है कि एक दूसरे के दबा करके। तो पत्थर से पत्थर को जब हम टकराते हैं तो क्या होता है, उसमें चिंगारी निकलती है, और कुछ आप खुद पत्थर से पत्थर को टकराएंगे तो एक पत्थर टूटेगा, दूसरा पत्थर में कुछ शेप आ जाएगा।
तो उस प्रकार से किया जाता है, तो उसको टकरा टकरा करके एक नुकीली धार बनाया जाता था। फिर एक होता है शल्क, दबाव शल्क तकनीक। इसके माध्यम से क्या होता था कि एक विशेष प्रकार की क्रोड को सतह पर टिका करके उसमें हत्थी लगा करके या लकड़ी के हैंडल्स लगा करके उसका इस्तेमाल किया जाता था। तो इस प्रकार से कुछ पत्थर हुआ करते थे। फिर इसके बाद हम बात करते हैं आग की खोज किस प्रकार से हुई। तो देखिए, तो मित्रों अब बात करते हैं कि आग की खोज कैसे हुई। तो देखिए, जब हम बात करते हैं कि आग की खोज कैसे हुई, तो आप डायग्राम ये जो देख रहे हैं, मैप देख रहे हैं, इस मैप में आप एक लोकेशन आइडेंटिफाई करिए जिसका नाम है कुरनूल की गुफा। तो जब आप कुरनूल की गुफा को आइडेंटिफाई करेंगे तो आप यहाँ पर पाएंगे कुरनूल की गुफा। तो कुरनूल की गुफा के सामने क्या है, ट्रायंगल बना हुआ है, मतलब ये पूरा पाषाणकालीन पूरा स्थल है। कह सकते हैं हम कि अब ये एक पैलियोलिथिक एरा का ये जगह है। तो क्या था कि यहाँ पर जब शोध किया गया तो राख के अवशेष मिले, और जब राख के अवशेष मिले तो इससे ये निष्कर्ष निकाला गया कि यहाँ के जो लोग थे वे आरंभिक लोग थे और वे आग जलाना सीख गए थे। वे आग का इस्तेमाल कई कार्यों में किया करते थे, जैसे कि अनुमान लगाया गया कि वे प्रकाश करने के लिए करते थे, मांस को भूनने के लिए करते थे, इसके साथ जानवरों को भगाने के लिए करते थे। इस प्रकार से कई प्रकार के वे कार्य करते थे जिसके माध्यम से वे इन सब से बचा करते थे और आग का इस्तेमाल करना सीख गए थे। इसके साथ साथ अब यहाँ पर ये अनुमान लगाइए कि एक प्रश्न है जो कि एक 6th क्लास के बच्चे को देना चाहिए कि आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं। तो देखिए, अब ये तो हो गया आग के लिए। अब हम बात करते हैं कि जलवायु परिवर्तन। तो जब जलवायु परिवर्तन की हम बात करते हैं यहाँ पर, तो लगभग 12,000 वर्ष पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरियां और गाय जैसे कई अन्य जो जानवर थे उनकी संख्या बढ़ी, और जो घास का मैदान था वो बहुत ज़्यादा विस्तृत हो गया। और ये जो जानवर थे ये क्या करते थे, ये घास खाकर जीवित रहते थे। तो एक अलग ही तरीके का हैबिटेट बनना शुरू हो गया। फिर क्या हुआ कि इन जानवरों को पकड़ने के लिए लोग क्या करते, शिकार करते, और शिकार करने के लिए उनके पीछे भागते थे। और जब पीछे भागने लगे तो खाने पीने की आदतें डेवलप होने लग गई। इसके बाद प्रजनन के लिए समय के बारे में पता चलने लग गया कि अब ये जो जानवर है, एनिमल है, ये कब उसके बच्चे को जन्म देता है। तो ये सारी की सारी शोध होना शुरू हो गया। और फिर हम ये कह सकते हैं कि जब जानवरों को पकड़ा गया, पकड़ने के अनुसार जो भी यहाँ पर औजार बनाए गए उनको पालने की शुरुआत की गई। तो इसके साथ साथ लोगों ने अन्य कई प्रकार के रिसोर्सेज भी खोजना शुरू कर दिया। और इसी काल में क्या हुआ कि मछलियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई, और फिर मछलियों को ऐसे फूड के रूप में भी इस्तेमाल किया जाने लगा। तो अब समझेंगे कि 12,000 वर्ष पूर्व कितना ज़्यादा परिवर्तन हो गया था आज के समय से। फिर इसी दौरान क्या हुआ कि उपमहाद्वीप में भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ, धान और कई प्रकार के जो अनाज है उन अनाजों को उगाने की परंपरा स्टार्ट हो गई। मतलब लोग उसके बारे में समझने लग गए कि ये अनाज होता है, इसे भी खाया जाता है। फिर इसके साथ साथ यहाँ पर यह भी देखा गया, जानकारी एकत्रित की गई कि शायद महिलाएं और पुरुष जो थे वे बच्चों ने इन अनाजों के बारे में कुछ जानकारी एकत्रित की, और उन्होंने ये जो अनाज थे इनको इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और साथ में यह भी सीखने लगे कि ये जो अनाज है ये कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों के बारे में खुद काम करना सीख लिया, और बहुत सारी जानकारी इन्होंने एकत्रित कर ली, जो कि आज के समय से अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा सुदृढ़ था कि हम यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं नाम और तिथियों के बारे में। तो हम जब भी देखते हैं, हिस्ट्री को पढ़ते हैं और प्राचीन हिस्ट्री को पढ़ते हैं, तो हमारे मन में बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं सामने, जैसे कि शब्द यूज़ किए जाते हैं पूरा पाषाणकालीन, मध्य पाषाणकालीन, नव पाषाणकालीन। इंग्लिश में आप कह सकते हैं इसे कि पैलियोलिथिक एरा, चाल्कोलिथिक एरा और नियोलिथिक एरा। इन सभी को हम समझेंगे धीरे धीरे करके। तो देखिए, जो भी पुरातत्वविद होते हैं वे बड़े बड़े नाम रखते हैं, जैसे कि आरंभिक काल को वे पुरा पाषाण काल कहते हैं। पुरा पाषाण काल को हम यहाँ पर पैलियोलिथिक एरा कहेंगे। ये जो शब्द है ये पुरा यानी प्राचीन के लिए यूज़ किया गया है, और पाषाण यानी पत्थर से है, तो पुरा पाषाण हो गया ये पूरा शब्द। तो यह नाम पूरा स्थलों के स्थान पर पत्थरों के औजारों के महत्व को बताता है। मतलब जो पूरा पाषाण है वे उस स्थानों को विशेष रूप से इंगित करता है जहाँ पर पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था हथियार के रूप में, औजार के रूप में।
और पूरा पाषाण काल की अगर हम बात करें, काल गणना की बात करें, तो आज से लगभग 20 लाख वर्ष पहले से लेकर के 12,000 वर्ष पहले का जो समय काल है उसको यहाँ पर पूरा पाषाण काल कहा जाता है। मतलब 20 लाख वर्ष पहले से आज 2020 से लगभग हम पीछे जाएंगे तो 12,000 वर्षों तक क्या हो रहा था कि बस लोग पत्थरों का ही इस्तेमाल करते थे अपने हथियार के लिए। फिर इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है। अगर हम इसकी बारे में बात करें तो पहला जो काल है उसे प्रारंभिक कहा जाता है, फिर मध्य कहा जाता है और फिर उत्तर कहा जाता है। उत्तर मतलब लेटर, हम इसे इंग्लिश में यूज़ करेंगे, पूरा पाषाण युग। तो इस इतिहास को लगभग 99% कहानी इस काल के दौरान ही घटित हुई हैं, पूरी की पूरी ह्यूमन इवोल्यूशन से, जो कि इसी समय में घटित हुआ है। जिस काल में हमें पर्यावरण बदलाव के बारे में जानकारी मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं यहाँ पर मीज़ोलिथिक या फिर मध्यकालीन युग। यदि आपसे पूछा जाता है कि पर्यावरण परिवर्तन के बारे में जानकारी किस युग में मिलती है, तो पर्यावरण परिवर्तन के बारे में जो जानकारी है वो हमें मीज़ोलिथिक या फिर मध्यकालीन मध्य पाषाण का जो युग है उसमें मिलता है। इसका जो समय काल है वो लगभग 12,000 वर्ष पहले से लेकर के 1,000 वर्ष पहले का समय काल है, जब यहाँ पर पर्यावरण परिवर्तन होने लग गए थे। और फिर इसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद का जो समय एरा है, इस काल के जो हथियार थे वे आमतौर पर इतना बड़ा नहीं हुआ करता था, तो छोटे छोटे हुआ करते थे। फिर इन्हें हम माइक्रोलिथिक यानी लघु पाषाण काल कहते हैं। तो यहाँ पे जो समय काल है, इस काल के लोगों ने अपने हथियारों को छोटा कर लिया था और धारदार कर लिया था। प्रायः इन हथियारों में वे हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे वाले हंसिए का इस्तेमाल करते थे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, वे आरी का इस्तेमाल करते थे, औजारों का इस्तेमाल करते थे। और ये सारे क्या थे? ये पत्थर के हुआ करते थे। वे हंसिया भी पत्थरों का बनाते थे, वे आरे भी पत्थरों का बनाते थे। क्यों? क्योंकि इस समय तक आप देखेंगे तो लोहे का खोज नहीं हुआ था। और साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। मतलब 20 लाख वर्ष पहले के जो हथियार थे उसका भी इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता था। फिर अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले होती है। इसे हम नवपाषाण युग या फिर नियोलिथिक एरा कहते हैं। तो इसके बारे में भी बहुत सारी जानकारी हमें धीरे धीरे प्राप्त होती है। फिर जैसा कि मैंने आपको पहले थोड़ा सा बताया था कि जलवायु परिवर्तन हुई, तो जलवायु परिवर्तन जो था वो कब हुआ? अगर मैं आपसे पूछूं फिर से, तो हमने पढ़ा है अभी कि जलवायु परिवर्तन है जो कि मीज़ोलिथिक एरा में हुआ है, मध्य पाषाण युग में, जो कि आज से लगभग 12,000 वर्ष पूर्व हुआ था। तो 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर के 10,000 वर्ष, मतलब 2,000 वर्षों में क्या हुआ कि पूरा वातावरण परिवर्तन होने लगा, पर्यावरण में चेंजेस आने लगे, इन्वायरमेंट बनने लग गया। तो ये सारी परिवर्तन धीरे धीरे शुरू हो गई। और जैसे जैसे वातावरण में परिवर्तन शुरू हुआ, फिर यहाँ पे एक नई चीज़ों ने दिमाग में और जन्म लिया। वो क्या थी? खेती और पशुपालन की शुरुआत। अब जैसे जैसे यहाँ पर पर्यावरण में परिवर्तन होने लगा, तो इस दौरान उपमहाद्वीप में भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ, धान इत्यादि प्रकार के जो भी प्राकृतिक संसाधन अनाज हो सकते थे उन सभी को मनुष्य ने उगाना शुरू कर दिया। और उसमें जो था सहभागिता थी वो पुरुषों की, महिलाओं की और बच्चों की विशेष रूप से यहाँ पर पाई गई। और धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पर अनाज को पैदा करना सीखा और इस प्रकार से धीरे धीरे वे कृषक बन गए। अब जब वे कृषक बन गए तो क्या हुआ? जब वे कृषक बन गए तो उन्होंने एक जगह पर सेटलमेंट करना शुरू कर दिया। इसी तरह लोगों ने अपने घर आवास के बारे में सोचना शुरू कर दिया कि जब वो अनाज उगाएंगे तो एक जगह पर रुकेंगे। फिर उन्होंने जानवरों को घास खिलाना शुरू कर दिया, चारा के लिए उन्होंने फसल उगाना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो एक साइकिल बन गई है। वातावरण परिवर्तन हुआ, उन्होंने जंगलों में घास लगाना शुरू किया, वे घास एक रूप से अनाज के रूप में विकसित हो गई। और जब अनाज हुआ तो लोगों ने सेटलमेंट खोलना शुरू कर दिया और फिर वहाँ पर जानवरों को पालना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे फिर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक विशेष प्रकार से एक इकोसिस्टम बन गया। पशुपालन भी स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे लोग भेड़, गाय, बकरी, सूअर जैसे जानवरों को घर के नज़दीक में आने से बहुत उत्साहित हो गए, क्योंकि वे जानवर क्या होते थे? घास खाने आते थे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इसी तरह धीरे धीरे ये पशुपालक भी हो गए। तो यहाँ पर देखें कितनी क्यूरियोसिटी के साथ ये सारी चीज़ें आप हमारे सामने इन्वॉल्व हुई है। और फिर लोग क्या थे कि लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया भी कहा गया है, नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे
तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते थे। इसी की वजह से ये जो लोग थे ये एक प्रकार से विशेष प्रकार से पेड़ पौधे और जानवरों का चयन करते थे कि कौन सा पेड़ पौधा हमारे लिए फ़ायदेमंद है और किस प्रकार के जानवर हमारे लिए फ़ायदेमंद है। जैसे कि आप यहाँ पर इस डायग्राम में देखेंगे तो ये एक विशेष प्रकार का चयन किया गया यहाँ पर जानवरों को, जिनमें भी कि बीमार होने की संभावना कम होती थी, उस प्रकार के जानवरों को चयन करते थे। और ठीक उसी प्रकार के अनाजों का भी ये चयन करते थे जिसमें दाने आते हो और जिनमें मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार से अच्छे से संभाल सके, इस प्रकार के भी ये पेड़ पौधों का इस्तेमाल करते थे। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि इन दांतों को देखिए, आप ये जो दांत देख रहे हैं आप, इसमें इनमें से कौन सा जंगली सूअर का है और कौन सा पालतू सूअर का है। अब इसमें आइडेंटिफाई करिए। तो यहाँ पर जब आप आइडेंटिफाई करेंगे तो आपके सामने कुछ सोचेंगे कि बड़ा है तो मे बी जंगली सूअर का हो सकता है और छोटा है तो पालतू सूअर का हो सकता है। तो ये जो विचार है ये सारी आज से लगभग 12,000 वर्ष पहले प्रारंभ हो गई थी, जब वातावरण परिवर्तन होना शुरू हो गया था। फिर कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन जो फसल है उसमें अगर हम बात करें तो गेहूं और जौ आता है। गेहूं और जौ जिसे हम व्हीट और बार्ले कहते हैं, इसका उपयोग सबसे पहले किया गया था कृषि के दानों के रूप में। और भेड़ बकरी, अगर हम जानवरों को पालने की बात करें, पालतू जानवरों की, तो कुत्ता सबसे पहले पाला गया था और कुत्ते के बाद भेड़ बकरी का क्रम आता है जब इनको पाला गया था। और फिर इसके बाद हम बात करें कि एक नवीन जीवन शैली आज के वर्तमान की, तो जब हम बात करते हैं कि आज के वर्तमान की नवीन जीवन शैली, तो क्या करते हैं हम, अनाजों का उपयोग कैसे करते हैं, हम बीज के रूप में करते हैं, खाद्य के रूप में करते हैं, उपहार के रूप में करते हैं और भंडारण के रूप में भी करते हैं हम। तो ये जो होता है कि यहाँ पर हम अनाज को बीज के रूप में लेकर के बोते हैं, फिर हम खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उपहार किसी को दान दक्षिणा देने में करते हैं और हम इसका स्टोरेज भी करते हैं। तो बीज बोने से लेकर के फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करना है, खरपतवार को हटाना है, जानवरों और चिड़ियों से सुरक्षा करना है, ये सारी काम इसमें शामिल होता है। फिर कटाई की जाती है, फिर कटाई करने के बाद अनाज को उचित प्रबंधन किया जाता है, भंडारण जो संसाधन है भंडारण के लिए जो भी यहाँ पर बनाए गए हैं स्टोरेज केंद्र, वहाँ पर लेकर के जाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे मन में आती हैं जिसके माध्यम से सारी जो प्रतिक्रिया है वो सारी कराई जाती है। फिर इसके साथ साथ जो जानवर हैं वे चलते फिरते खाद्य भंडार, वो कैसे, तो देखिए जानवर बच्चे देते हैं, उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त किया जा सकता है जो कि भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही जानवरों के लिए मांस भी मिलता है अन्य जानवरों से, जैसे कि दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक अच्छा तरीका है। वो कैसे, जैसे कि हम भैंस पालते हैं, गाय पालते हैं, ये हमें दूध देती हैं। और अन्य जो जानवर हैं जैसे कि बकरी है, बकरा है, सूअर है, इनका भी मांस बेचा जाता है, पोर्क बेचा जाता है। तो ये एक तरीके से फूड के भी संसाधन बन चुके हैं एक नज़रिए से देखा जाए तो। और फिर यहाँ पर फिर कुछ सवाल पूछे जाते हैं कि आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करिए। तो ये फिर से अगर आपसे पूछा जाए तो आप किस प्रकार से करेंगे, तो आपने डायग्राम जो चित्र देखा है, मैप देखा है 2, उसमें आप पृष्ठ जो है आप जब देखेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसे हिस्से दिखाई देंगे। उस हिस्से में जब आप आइडेंटिफाई करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि इसमें बहुत सारे हिस्से हैं, जैसे कि कश्मीर है और यहाँ पर आधुनिक दक्षिण भारत है। उस दक्षिण भारत में बहुत सारे जगह है जहाँ पर विशेष प्रकार से हड्डियाँ प्राप्त हुई हैं। अब वे जो हड्डियाँ हैं वे जो प्राप्त हुई है वे जानवरों के प्राप्त हुई हैं। तो इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि क्या पता इन जानवरों को मारा गया हो, किसके लिए, खाद्य के लिए, क्योंकि ये ज़मीन में दफने भी इतने नहीं गए थे। ये सारे यहाँ पर अनुमान लगाए गए हैं। फिर स्थायी जीवन की ओर मनुष्य कैसे पहुंचा, इसके बारे में भी जानकारी एकत्रित किया गया। तो जो पुरातत्वविदों ने पुरा स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अनुमान लगाया कि लोग गड्ढों के नीचे घर बनाते थे, जिसे ये गर्तवास कहा जाता था। ये जो जगह है ये मोस्टली कश्मीर का जो वैली है वहाँ पर बुर्ज़होम है, वहाँ पर ये प्राप्त हुआ है। फिर यहाँ पर इन्होंने ये देखा कि सीढ़ियाँ होती थी नीचे उतरने के लिए, इससे जो उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। फिर पुरातत्वविद हैं उन्होंने ये भी पता लगाया कि झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह हुआ करती थी।
ऐसा लगता था कि लोग मौसम के अनुसार जो घर है उसके बनाने के लिए सक्षम हुआ करते थे। फिर इसके साथ साथ वो मौसम के हिसाब से ही वे अंदर भी रहते थे और थोड़ी गर्मी होने पर वे बाहर आते थे, और इस प्रकार के उन्हें साक्ष्य मिलते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ पत्थर बनाए हुए हैं। तो ये पत्थर क्या है? तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी ऐसी पत्थर हैं, जगह से पत्थर प्राप्त हुए हैं। इनमें से कई ऐसे पत्थर हैं जो कि पूरा पाषाण कालीन के समय में उपयोग में लाई गई थी। मतलब आज से लगभग 20,000 वर्ष पहले की हम बात करते हैं, पैलियोलिथिक एरा में इसका इस्तेमाल किया गया था, इसीलिए इन्हें पैलियोलिथिक कहा जाता है। और फिर बाद में क्या हुआ कि ये नवपाषाण में भी हमने देखा कि इनका छोटा छोटा रूप इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए यहाँ पर नियोलिथिक कहा गया है। इनमें वे भी हथियार है जो कि धारदार थे और पेना हुआ करते थे। और जैसे कि आपने आजकल देखा होगा कि ओखली होता है, ओखली में हम बाट जो होता है कुछ मसालों को, अदरक को कूटने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, पीसने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जो प्राचीन प्रस्तर युग था उसके समय में भी इस प्रकार के औजारों का निर्माण किया जाता था, उनका उपयोग लाया जाता था, और औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। तो ये था। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक प्रकार का विशेष प्रकार का मटका है। तो ये जो मटका है, अब यहाँ पर एक सवाल दिया गया है, क्या तुम कल्पना कर सकते हो या कर सकती हैं आप कि इस पात्र में क्या रखा होगा? तो देखिए, नवपाषाण जो युग था, उस नवपाषाण युग के पुरा स्थलों में कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया गया है, मतलब कुछ चित्र भी बनाए गए हैं। बर्तनों का उपयोग जो था वो चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का उपयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। फिर क्या हुआ, इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए वे कपास की आवश्यकता वाली जो पौधे थे उसको भी वो उगाने लगे। मतलब क्या हुआ, कपड़ा बर्तन बनाना सीख गए थे, वे उसका उपयोग करना सीख गए थे। उनको शरीर ढकने के लिए कपड़े की आवश्यकता थी, तो पहले वो जानवरों की खाल से या फिर पेड़ पौधों की छाल से ढकते थे। फिर उन्होंने को कपास के बारे में पता चला, फिर उन्होंने कपास का उत्पादन करना शुरू कर दिया। फिर उससे वे कपड़ा बनाना सीख गए धीरे धीरे। फिर इसके साथ ये सारे जो परिवर्तन हुए वे हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे, क्या आप सोच सकते हैं? तो ये आपके ऊपर है, हमारे ऊपर है कि हम क्या इसके बारे में क्या सोचते हैं कि जो परिवर्तन हमने ऊपर पढ़ा है क्या ये सभी एक साथ हो गया होगा या एक ही जगह पर हुआ है? तो अगर आप अनुमान लगाएंगे तो आप देखेंगे कि नहीं, क्योंकि ये अलग अलग वातावरण के हिसाब से, अलग अलग पर्यावरणीय प्रभाव के आधार पर भी डिपेंड करा होगा। तो ये सारे परिवर्तन जो थे वो धीरे धीरे हुए हैं। फिर यहाँ पर कई जगह स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे। साथ ही वे अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती करना, पशुपालन करना, ये सब सीख लिया। और फिर उन्होंने मौसम के हिसाब से अदला बदला जीवन जो हो सकता था उसको, जीविका को चलाना प्रारंभ कर दिया था। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि सूक्ष्म निरीक्षण जो करते हैं, तो यहाँ पर जब सूक्ष्म निरीक्षण करने के बाद जो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु से क्या तात्पर्य है? तो ये जब आप इस डायग्राम को देखेंगे तो मेहरगढ़ के जो घर है उसमें वहाँ पर एक चित्र मिला है। तो मेहरगढ़ जो कि आज के पाकिस्तान के आसपास स्थित है, तो मेहरगढ़ के घर में शायद ऐसे दिखते हों जो तुम आज देख सकते हो। इस प्रकार से कुछ इस प्रकार से समानता दिखाई दे रही कि 4 रूम वाला या घर है, इसमें एक बेडरूम है, किचन है, एक रेस्ट रूम है, एक दलान है, इस टाइप का दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो ये क्या है कि यह ईरान जाने वाले समय, मतलब सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है ये। बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना प्रारंभ कर दिया था और भेड़ बकरी का पालना शुरू कर दिया था। तो मैंने बोला था ना आपके पाकिस्तान के आसपास के हिस्से में है ये। तो पाकिस्तान के आसपास के हिस्से में, मतलब उससे भी आगे चले जाते हैं तो ईरान आ जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले जानकारी ये मिलती है कि यहाँ के लोगों ने क्या किया था। यहाँ के लोगों ने जो स्त्री पुरुष थे उन्होंने अनाज को उगाना शुरू कर दिया था, और उस अनाज में जौ और गेहूँ था, और साथ साथ इन्होंने भेड़ और बकरी का पालन करना भी शुरू कर दिया था। मतलब इन्होंने एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट कर दिया था और फार्मिंग भी स्टार्ट कर दिया था। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली हैं। इनमें हिरण की हड्डियाँ मिली हैं, सुअर की, और अन्य जानवरों के साथ साथ भेड़ और बकरियों की भी यहाँ पर हड्डियाँ मिली हैं। मेहरगढ़ में
इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे थी, जिससे यह संभवतः अनुमान लगाया जा सकता है कि भंडारण के काम में भी आते थे ये। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। लोगों की आस्था थी कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। ये यहाँ पर साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि ऐसी कई कब्रें मिली हैं जिसमें से इस प्रकार के साक्ष्य मिलते हैं। जैसे कि आप ये एक कब्र देखेंगे, इस कब्र में क्या है कि एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। मतलब वो बकरी को पालता होगा तो उसके साथ इस बकरी को भी दफना दिया गया है कि साथ में अगर ये जहाँ पे भी इसको नसीब होगी, जहाँ पे जाना होगा इसको, वो वहाँ पर ये बकरी जाएगी साथ में और ये उसका अपने जीवनचर्या को उससे व्यतीत करेगा। तो संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा, ऐसा अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ अन्य जानकारियाँ हैं जो कि अन्यत्र कह सकते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं हम। तो देखिए, आप अपने एटलस का इस्तेमाल करिए। अब जब आप एटलस का इस्तेमाल करेंगे तो आप उसमें फ्रांस को ढूंढिए। जब आप फ्रांस को ढूंढेंगे तो आप वहाँ पर पाएंगे कि ये जो गुफ़ा है ये फ्रांस की एक गुफ़ा है। इस गुफ़ा की खोज लगभग आज से 100 साल वर्ष पहले स्कूल के 4 छात्रों ने मिलकर के किया था। अब 4 छात्रों ने इसको मिलकर किया तो क्या जानकारी मिली, तो इस तरह के जो चित्र हैं ये लगभग 20,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले के बीच में बनाए गए थे। मतलब आज से 20,000 वर्ष पहले बनाए गए थे। फिर इसमें कई जानवरों के चित्र हैं, जैसे कि इसमें जंगली घोड़े हैं, गाय है, भैंस हैं, गेंडा है, रेंडियर है, बारहसिंगा है, सूअर है और भी कई गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। तो हम अनुमान क्या लगा सकते हैं, हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ के लोग इन जानवरों से परिचित थे, साथ साथ वे रंगों से भी परिचित हो गए थे। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर भी इस्तेमाल किया जाता था और बनाया जाता था, और ये चित्रकारी है वे उसी समय की जाती थी। तो शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों को भी यहाँ पर बनाया गया है। तो मित्रों, यहाँ पर बहुत सारी मैंने जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड कराया है जो कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग था। फिर यहाँ पर एक नवपाषाण कालीन पुरा स्थल। तो देखिए, अब नवपाषाण कालीन पुरा स्थल की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो एटलस में आप तुर्की को ढूंढिए। जब आप तुर्की को ढूंढेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पर कि नवपाषाण का जो युग है उसमें सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थलों में से एक है चताल ह्यूक तुर्की में। ओके, चताल ह्यूत तुर्की में है, जो कि एक नवपाषाण कालीन युग एक स्थल है। यहाँ दूर दराज इलाकों से कई चीज़ें लाई जाती थी और उसका उपयोग किया जाता था। जैसे कि सीरिया से लाया गया यहाँ पर चकमक पत्थर, लाल सागर की कोड़ियों द्वारा भूमध्य सागर की शीपियाँ लाई गई हैं यहाँ पर। इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आगे होती रही, और उस समय तक पहिए का जो विकास है वो नहीं हुआ था। सोचिए कि पहिए का विकास नहीं हुआ था, फिर भी ये चीज़ें कैसे लाई गई थी। लोग सामान खुद का या खुद लेकर के आते थे या फिर जानवरों के पीठ पर लाद कर ले जाते थे। तो ये सारे शब्द हैं, ये सारी तथ्य थे जो कि मैंने आपको इस चैप्टर में बताया। अब जो भी हमने ये चैप्टर पढ़ा है उसमें कुछ उपयोगी शब्द यूज़ किए गए हैं जिसको हम कीवर्ड्स कहेंगे। तो अब देखिए, हम इसको समराइज़ करते हैं कि आखेटक खाद्य संग्राहक क्या होते हैं, ये हमने पढ़ा है। पूरा स्थल क्या होते हैं, ये हमने पढ़ा है। उद्योग स्थल क्या होते हैं, ये भी पढ़ा है। आवासीय स्थल क्या होते हैं, पूरा स्थल क्या होते हैं, पूरा पाषाण क्या होता है, मध्य पाषाण क्या होता है, लघु पाषाण क्या होता है, कृषक कौन होते हैं, पशुपालक कैसे किया जाता है, क्या था, कैसे हुआ, ये सब जाना। नवपाषाण युग क्या है, ये भी समझा। कब्र क्या थे, ये भी हमने यहाँ पर जाना है। तो ये सारे चीज़ हमने यहाँ पर इसके माध्यम से समझने की कोशिश करिए। अब एक सवाल है जो कि आप खुद कल्पना करिए। तुम आज से 12 साल पहले पत्थर की एक गुफा में रहते हो। तो देखो, इसके बाद तुम्हारे मामा गुफा की एक भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं, तो तुम उनकी सहायता करना चाहते हो। तो तुम क्या करोगे, किस प्रकार से उनकी मदद करोगे? रंग बनाओगे, रेखाएं खींचोगे, उसके भीतर रंग भरोगे। तुम ये सारी चीज़ें आप कल्पना करो, और जो भी आप कल्पना कर पाते हैं इन तीनों में से उसको आप कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करिए। चलिए, अब हम बात करते हैं इस अभ्यास की। तो इस अभ्यास में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर जो हमने पढ़ा है उस पढ़े हुए प्रश्नों में से कुछ यहाँ पर प्रश्न बनाए गए हैं। तो मैं इसको पूछता हूँ आपसे और आप इसके जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा।
आखेटक खाद्य संग्राहक गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि डेश डेश डेश, इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देना। फिर घास वाले मैदान का विकास डेश साल पहले हुआ था, तो कितने वर्ष पहले हुआ था घास के मैदानों का विकास, ये भी आपको बताना है। फिर अगला सवाल है यहाँ पर, खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे, ये भी आपको जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तीसरा सवाल है यहाँ पर कि पुरातत्वविद ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग पहले शिकारी थे और बाद में उसके लिए पशुपालन ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया, इसको भी आप जवाब के रूप में लिखिएगा। फिर यहाँ पर कुछ तिथियाँ हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं, इसको भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, मध्य पाषाण युग जो है वो लगभग 12,000 वर्ष पहले से लेकर के 10,000 वर्ष पहले का जो काल है उसे कहा जाता है। बसने की जो प्रक्रिया है वे लगभग 12,000 वर्ष पहले प्रारंभ हुई, जब यहाँ पर वातावरण के बारे में परिवर्तन होने लगा और जानकारी प्राप्त हो गई। नवपाषाण युग का जो आरंभ है वो लगभग 10,000 वर्ष पहले माना जाता है। मेहरगढ़ में जो बस्ती है वे लगभग 8,000 वर्ष पहले प्रारंभ हुई थी। तो ये सारी तथ्य थे जिसके मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। अब मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और ख़ासकर उन बच्चों के साथ शेयर करिए जो इस समय 6th क्लास में पढ़ रहे हैं, और 6th से लेकर के 12th क्लास तक की सारी NCERTs हैं जो टेक्स्ट बुक से उसको मैं कवर करूँगा। आपको अन्य किसी प्रकार के सुझाव देना है तो आप मुझे बिल्कुल दीजिए, मैं आपके सुझाव को अमल करूँगा और अच्छे से अच्छे आपको इन सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा। चलिए फिर से मुलाकात होगी एक नए चैप्टर के साथ, एक नई जानकारी के साथ, सुबह 7 बजे। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे। जय हिंद, जय भारत।